देश की नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 हुई जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश व्यापार नीति का किया अनावरण। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 16 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त किताबों का वितरण आज से शुरू। अभिभावकों ने कहा, सरकार की ये पहल बेहद सराहनीय। मुख्यमंत्री ने खेल विभाग के अधिकारियों से की समीक्षा बैठक। कहा, खेलों के लिए नहीं आने देंगे बजट की कमी, खाली पदों पर जल्द करेंगे भर्तियां। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगातार दूसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। 2 अप्रैल को भी कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। ये नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय का कहना है कि वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि विदेश व्यापार नीति 2023 में रुपये में व्यापार रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विदेश व्यापार नीति का कई वर्षों से इंतजार था। भारत निर्यात बढ़ाने के लिए अगले 4 महीने में बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रयास शुरू करेगा। 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार नीति 2023 से ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और 2030 तक ये $200 से $300 बिलियन का हो जाएगा। फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आया तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो निर्धारित लक्ष्य को आंकड़े पार कर जाएंगे। गोयल ने कहा कि पहले वित्त वर्ष 2023 तक कुल निर्यात $750 बिलियन करने का लक्ष्य था, पर अब ये 765 से $770 बिलियन रहेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे करीब 16 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त किताबों का वितरण आज से शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र से पहले सरकार ने आगामी स्तर की पाठ्य पुस्तकें 1ली से 8वीं तक के बच्चों को प्रदान की। इससे पूर्व आज सभी स्कूलों में 1ली से 8वीं व 9वीं और 11वीं कक्षा के नतीजे आज घोषित किए गए। जिला फतेहाबाद में मीडिया से बातचीत में आज प्राचार्य अवनीश कुमार ने बताया कि पहली बार कक्षाएं शुरू होने से पूर्व ही विद्यार्थियों को आगामी सत्र की पुस्तकें प्रदान कर दी गई ताकि उनकी पढ़ाई नियमित रूप से शुरू हो सके। 9th और +1 का रिजल्ट सुना दिया गया है। 2 कक्षाओं का रिजल्ट रह गया 10वीं और +2, क्योंकि वो बोर्ड की क्लास है, उनका रिजल्ट बाद में आएगा। और आज हमने जैसे हरियाणा सरकार के देश थे, बुक्स नहीं उन्होंने प्रोवाइड कराई थी। कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को नई पुस्तकें बांट दी गई हैं, क्योंकि पहले पुस्तकें अक्सर लेट हो जाती थी, परंतु इस बार सरकार ने पहले बांट दी। कल से 1 अप्रैल से बच्चे नई किताबों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देंगे। जैसे पहले मिड डे मील मिलता है और फैसिलिटी मिलती थी, टाइम अनुसार जो भी फैसिलिटी सरकार हमें प्रोवाइड करती है वो बच्चों को हम प्रोवाइड कर देते हैं। वहीं स्कूल प्राध्यापिका सुलक्षणा देवी ने बताया कि बच्चों ने रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद आयोजित समारोह में अपनी पाठ्य पुस्तकें हासिल की। इस दौरान अभिभावकों ने बताया कि हरियाणा सरकार की ये पहल बहुत सराहनीय है। कक्षाएं शुरू होने से पूर्व ही पुस्तकें मिलना किसी वरदान से कम नहीं। लाभार्थी विद्यार्थियों ने अपनी पुस्तकें दिखाते हुए कहा कि आगामी परीक्षाओं में इन पुस्तकों को पढ़कर वह शानदार नतीजे देंगे। तो
आगे हमारे पास इतनी मजदूरी है कि हमारे पास बच्चे पढ़ाने के लिए कोई किताब कापी नहीं ले सकते थे। अब गवर्नमेंट बच्चों को दे रही है तो हमें बहुत खुशी हो रही है। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਫਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बहुत कुछ बख्शिया। आज हमें किताबें मिली हैं सरकार की तरफ से, हमें आज बहुत खुशी है। हम आज इनको पढ़ेंगे और खुशी खुशी इनको लिखेंगे। हमें आज बहुत खुशी है, हमें बुक्स मिली हैं, हमें इसको पढ़ के हम ना रिजल्ट पास करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में खेल विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के खिलाड़ियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारी हर प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए आवश्यकता अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ग्राउंडमैन और अन्य पदों को शीघ्र भरें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी की पूरी जानकारी परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध होनी चाहिए। कई योजनाओं का लाभ देने के लिए ये डाटा काफी कारगर है। कुश्ती और कबड्डी के लिए खेल प्रतिभाओं को तराशने वाले अखाड़ा संचालकों को भी सम्मानित करने की कोई योजना बनाई जाए। उन्होंने बजट अभिभाषण में मास्टर चंदगी राम के नाम से खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम की घोषणा भी की है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगातार दूसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। 3 और 4 अप्रैल को पंजाब व आसपास के क्षेत्रों में तेज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। हरियाणा में कल 16 जिलों में मध्यम बारिश और तेज हवाएं चली, जिससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। कल कृषि मंत्री जेपी दलाल ने महम क्षेत्र का दौरा कर बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे 3 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर क्षतिपूर्ति दर्ज करवाएं। चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरेक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 2 अप्रैल से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। मौसम की करवट बदलने से हुई बारिश से राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारत की G20 की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में चल रही कृषि कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन है। बैठक में आज सदस्य देशों ने विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित है। इनमें खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण शामिल है। इससे पहले बैठक के दूसरे दिन शाम को डेलीगेट्स के लिए सुखना लेक क्लब में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहां लाइट एंड साउंड शो भी हुआ। डेलीगेट्स ने भी गिद्दा और भांगड़ा डाला। यहां सभी डेलीगेट्स को पगड़ियां पहनाई गई। Rich in culture, in the diversity is amazing from the north to the south. You know, the number of experiences that that one can have here in India is countless, and you know, you really know, the Indians really know how to treat the guests. I really feel like there is this concept, Atiti Devo Bhavan, and we really feel like special guests. It's a very important heritage of culture. As you know, I'm from the French delegation, and history and what is about culture and heritage is very important, and we really feel that in India and also here in Chandigarh. स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 3095 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 1390 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए। उसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.78% रहा। वहीं साप्ताहिक सकारात्मकता दर 1.91% दर्ज की गई। इसके साथ ही दैनिक सकारात्मकता दर 2.61% दर्ज की गई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 15,208 है। वहीं देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 220 करोड़ 65 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 6,500 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।
देश में आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों को कुचल दिया गया था। आपातकाल लगाने वाले लोग शायद लंबे समय तक शासन करना चाहते थे, लेकिन उनके इस भ्रम को देश के नागरिकों ने तोड़कर रख दिया। 25 जून 2017 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता कितनी जरूरी होती है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। प्रधानमंत्री ने कल रात नई संसद भवन का निरीक्षण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनके साथ थे। पीएम ने यहां करीब 1 घंटे से अधिक का समय गुजारा और निर्माणाधीन इमारतों के विभिन्न परिसरों का दौरा किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में नई सुविधाओं का भी अवलोकन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभलीन द्वारा लिखित सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम में आए उद्यमियों को हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सिख उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में आकर व्यापार करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सरकार द्वारा उद्योगों को मिलने वाली सभी प्रकार की अनुमति 45 दिनों में एक छत के नीचे दी जा रही है। सरदार त्रिलोचन सिंह ने मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा बनने के बाद सिख इतिहास के लिए मनोहर लाल के नेतृत्व में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सब बाबा बंदा सिंह बहादुर के गुण गाते रहे, लेकिन उनकी यादगार बनाने की कभी नहीं सोची। मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की यादगार में ऐतिहासिक स्मारक बनाया है। हरियाणा बनया टक्कर साहब ने सिख हिस्टरी ਲਈ और सिखा ਲਈ ਕੀਤੀ है, उसका कोई जवाब है ही नहीं। सारे असी कहते हैं ना कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत छकाया तो दात दी किनू, पहला कौन? बंदा बहादुर। ਉਹਦਾ हैडकुआटर किथे सी? हरियाणे च। असी गुण ते गांदे रहे ਉਹਦੇ, लेकिन किसे सोचा नहीं कि बंदे बहादुर की यादगार तो बनाइए। भरावो करोड़ों रुपए लगा के बंदे बहादुर दे उसे जगह जिथे वो राज करदा सी उथे वड्डी यादगार बनाने वाले टक्कर साहब। ये सारा क्रेडिट इन्हों जाता है कि इन्होंने बंदा बहादुर नूं सारे भारत का बादशाह मनिया ते करोड़ों रुपए दे लाके उसे जगह जिथे उसका किला सी उथे दोबारा यादगार कायम की। स्वच्छता उत्सव 2023 के उपलक्ष्य में हिसार नगर निगम की ओर से आज शहर में स्वच्छता मशाल मार्च निकाला गया। इसमें मधुबन पार्क से पैदल मार्च करते हुए आमजन को शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कूड़े के अलग निस्तारण और कंपोस्टिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान मेयर गौतम सरदाना ने आमजन को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि हिसार शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने लोगों से कहा कि घर के गीले और सूखे कचरे को निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में अलग अलग डालें ताकि कचरे का सही उपयोग कर खाद बनाई जा सके। सुंदर रहे, साफ रहे और हिसार में बीमारियों का फैलाव न हो। और बीमारी जब होती है तब गंदगी होती है, और ये शहरवासी अपनी इस बात को समझे जो आज सबने आज जो इस यात्रा में अपना सहयोग दिया। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और ऐसे ही अब ये कार्यक्रम
ऐसे ही चलते रहेंगे, खाली एक दिन के लिए नहीं, शहर को जागरूक बनाने के लिए। कल से और महासफाई अभियान भी हमारा जनवरी से चल रहा है, लेकिन इसको कल से ज़्यादा और जोर पकड़ेगा, क्योंकि हमारे साधनों की कमी थी जो आज हमने पूरी कर दी है। अब शहरवासियों को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। इस दौरान स्वच्छता मिशन के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। मार्च के दौरान निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया, संयुक्त कमिश्नर बेलिना सहित सफाई कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने एकीकृत शुल्क लागू करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड को सराहा। पेट्रोलियम मंत्री ने ट्वीट का उल्लेख कर इसे बताया उल्लेखनीय सुधार। भोपाल में सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन की थीम है रेडी, रिसर्जेंट एंड रेलिवेंट। कल पीएम करेंगे सम्मेलन को संबोधित। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की कुसुमा को 21-14, 21-16 से हराया। और 16वीं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला मैच आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुजरात में होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।